द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 21, एक ही मौके से सब खत्म। अब तक एल्डर विकास और बाकी कल्टीवेटर्स के बार बार रिक्वेस्ट करने पर राहुल एक अच्छा कल्टीवेटर होने का अपना फर्ज निभाते हुए उन सभी लेजेंडरी बीस्ट्स को उन पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके फलस्वरूप एल्डर विकास का एक जोशीला यंग कल्टीवेटर वहीं वर्मिलियन बड की आग से बिना किसी परेशानी और ज्यादा दर्द के तुरंत ही राख में तब्दील होकर वहीं नीचे जमीन पर फैल जाता है, जिसको अपनी आंखों के सामने देखकर सभी कल्टीवेटर्स बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अब आगे अपने साथी कल्टीवेटर को कुछ ही पलों में राख में बदलते देख सभी कल्टीवेटर्स शॉक्ड हो जाते हैं और वो सभी अपने अपने मन में खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या हम सबने अभी कुछ देर पहले ये नहीं कहा था कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं? क्या हम सबने ये नहीं कहा था कि ये सब नकली है? तो फिर ये सब असली कैसे बन गए? कोई मुझे इस असंभव सवाल का जवाब दो। अभी वो सभी अपनी अपनी सोच में खोए ही हुए थे कि तभी उन्हें कान को बहरा कर देने वाली ड्रैगन की दहाड़ सुनाई देती है, रोर, जिसको सुनते ही कई कमजोर शिष्यों के गाल लाल हो जाते हैं और वो सभी खून की उल्टियां करने लगते हैं और वहीं बाकी के कल्टीवेटर्स की हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं थी। पर फिर वो अपने आप को थोड़ा संभाल कर अपने मुंह पर लगे खून को साफ करके जब उस ड्रैगन की तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि इस वक्त उस ग्रीन ड्रैगन के शरीर में से बहुत तेज हरी रोशनी निकल रही है और वो खुद आसमान में बादलों को देखकर इधर से उधर उड़कर डांस कर रहा था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भव्य लग रहा था और वो सभी उस ड्रैगन को देखकर हिप्नोटाइज से हो जाते हैं। पर फिर कुछ ही पलों में वो ड्रैगन अपने डांस को रोककर आसमान की तरफ देखकर एक और जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे तुरंत ही ऊपर की ओर गांव के आसपास के पूरे आसमान को घने और काले बादल घेरने लगते हैं, जिससे कुछ ही पलों में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। और वहीं ड्रैगन की इस दहाड़ से वो सभी कल्टीवेटर्स भी अपने होश में आ जाते हैं और जब वो अपने ऊपर उन काले बादलों को देखते हैं तो वो अपनी जगह पर स्तब्ध होकर वहीं जम से जाते हैं। पर तभी उनमें से कई एल्डर्स इस चीज को पहचान लेते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, ये तो ड्रैगन प्रजाति की बारिश और बिजली को बुलाने की तकनीक है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक तकनीक है, भागो यहां से। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, भागो, सभी अपनी जान बचाओ। और एल्डर्स के इस तरह दी गई वार्निंग को सुनकर कल्टीवेटर्स के अंदर जीने की प्रबल इच्छा उन्हें यहां से तुरंत ही भागने को सावधान करती है, जिससे वो कल्टीवेटर्स जल्दी से अपनी जान को बचाने की हर संभव कोशिश करते हुए इधर उधर उड़ने लगते हैं। पर अब तक भागने के फैसले को लेने में कई कल्टीवेटर्स ने काफी देरी कर दी थी, जिसके कारण वो ग्रीन ड्रैगन अपनी दहाड़ की कमान से 3 कल्टीवेटर्स पर काले घने बादलों में से बिजली का हमला कर देता है, बूम बूम, जिसके कारण वो तीनों कल्टीवेटर्स तुरंत ही राख बनकर अस्तित्व से गायब हो जाते हैं। जिसके तुरंत बाद ही राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है, डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए आपको 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में दिए जाते हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में दिए जाते हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में दिए जाते हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली लेवल अप करने के लिए। अब आप कोर बेयरिंग स्टेज लेवल 2 पर हैं। इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोचता है, ओह अच्छा, जब ये स्पेल किसी को मारेगा तो उसका एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मुझे ही मिलेंगे। इस स्पेल को खरीद कर मेरा दुगना फायदा हो रहा है, हा हा हा। और ठीक इस वक्त जब सभी कल्टीवेटर्स ड्रैगन के हमले से बचने के लिए इधर उधर भाग ही रहे थे कि तभी उनमें से कुछ काली परछाइयां तुरंत ही उन कल्टीवेटर्स से अलग होकर जमीन पर उतरकर जंगलों में भाग जाती हैं। ये परछाइयां किसी और की नहीं, गोल्डन कोर स्टेज के एल्डर्स की थी, जिन्हें अब तक ये समझ आ चुका था कि वर्मिलियन बर्ड और ग्रीन ड्रैगन के आसमान में रहते उड़कर भागना बेवकूफी है, इसलिए वो जमीन से जंगलों के रास्ते भागने लगते हैं। अभी वो एल्डर्स भाग ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके पीछे एक व्हाइट कलर की आकृति चुपके से आ जाती है और सबसे पीछे भाग रहे एल्डर तेज पर झपटा मारकर उन्हें वहीं रोक देती है। जिसको जब आगे भाग रहे एल्डर्स सुनते हैं तो वो पीछे घूमकर देखते हैं, जहां उन्हें दिखता है कि लेजेंडरी व्हाइट टाइगर ने एल्डर तेज पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया है। जिसको देखते ही उनका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वो जल्दी से अपने सर को सीधा करके अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, बिना एल्डर तेज की मदद किए, क्योंकि उन सभी के मन में सिर्फ अपनी जान बचाने का ही ख्याल चल रहा था।
अब भला जब वो सब अलग अलग होकर ऐसे भाग रहे थे तो राहुल उन्हें कैसे इतनी आराम से भागने दे सकता था। इसलिए वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग हिसिट तकनीक को एक्टिवेट करता है और तेजी से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें रोकते हुए गुस्से से बोलता है, ये गलत बात है तुम लोगों की, तुम लोग अपनी बात से मुकर रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मेरे बीस्ट तुम पर हमला करेंगे तो तुम बिना अपनी जगह से हिले उनके हमलों को सहोगे। तुम लोग झूठे हो। क्या तुम लोग अपने शिष्यों को भी ऐसे ही झूठ बोलना सिखाओगे? हाँ, मुझे तो उन बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है। और इतना बोलकर राहुल एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नामे हिलाता है, जैसे कि इन एल्डर्स ने उसे बहुत ही ज्यादा निराश किया हो। वहीं जब सभी एल्डर्स राहुल की इस बात को सुनते हैं और उसे ऐसा ड्रामा करते हुए देखते हैं तो उन सबके होंठ ऊपर को मुड़ जाते, मतलब मुंह बना लेते हैं, और उन्हीं में से एक एल्डर बोलता है, वाह, ये अच्छा है छोटे कीड़े, मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तुम्हारे पास स्वर्ग होते हुए भी तुम यहाँ खुद चलकर जहन्नुम के दरवाजे तक आए हो। इसके लिए तुम्हें इनाम देना तो बनता है। और उस एल्डर के इतना बोलने के बाद तो कई एल्डर्स खुश होकर जोर जोर से हंसने भी लगते हैं, पर जल्द ही वो अपने आप को कंट्रोल करके अपनी आंखों में गुस्सा लिए वो तुरंत ही राहुल की तरफ पूरी स्पीड से हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। उनकी स्पीड इस वक्त इतनी ज्यादा थी कि उनको नॉर्मल आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। वहीं उनकी इस स्पीड को देखकर राहुल के शरीर में एक कपकपी सी छूट जाती है और वो तुरंत ही बिना वक्त गवाए अपनी लाइटनिंग हिसिट तकनीक को एक्टिवेट करके जल्दी से उस जगह से साइड हो जाता है। और उसके वहां से साइड होते ही सभी एल्डर्स वहां पर अपने सबसे खतरनाक हमलों को करते हैं। बूम कोष्टक, जिसे देखते ही राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उन कल्टीवेटर्स को वैसे ही उनसे दूर भागते हुए चिल्लाते हुए डांटता है, ओ माय हॉली गॉड, हॉली गॉड, पवित्र जगह पर रहने वाले भगवान, क्या तुमने किसी भी कीमत पर मेरी जान लेने की कसम खाई हुई है? तुम्हें पता है इस हमले से मैं अभी मर सकता था, और अगर मैं मर जाता तो मेरी इस नोवेल का और मेरे रीडर्स का क्या होता? ओह सॉरी, मेरा मतलब मैं मर जाता तो मेरे गांव वालों का क्या होता? लगता है मैंने तुम गोल्डन कोर स्टेज की कल्टीवेशन पावर को कुछ कम समझ लिया था। और इस तरह अपने गुस्से को निकालकर और अपने आप को सही सलामत देखकर राहुल एक गहरी सांस लेता है। वहीं राहुल की इस बात को सुनते ही वहां मौजूद अभी कल्टीवेटर्स को राहुल की ताकत का अनुमान लग जाता है, जिस कारण से अब वो बिना किसी चिंता के राहुल का पीछा करते हुए उस पर पूरी ताकत से हमला करना जारी रखते हैं। और जब राहुल उन कल्टीवेटर्स से बचकर भाग रहा था तो वो बीच में पीछे सर करके उनकी तारीफ करना, भड़काना और उन्हें मधुर शब्द समझ जाओ बोलना बिल्कुल भी नहीं बंद करता। शिट, तुम सभी बुढ़े और गंजे लोग मुझ जैसे छोटे और कमजोर बच्चे पर एक साथ हमला कैसे कर सकते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर तुम ऐसी ही हरकत करोगे तो तुम अपने आप को आगे जेंटलमैन कैसे कह पाओगे? अगर तुम लोगों में दम है तो आओ मेरे साथ एक एक करके लड़ो। वहीं जब राहुल की इस बात को एल्डर विकास सुनते हैं तो वो अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान के साथ बड़े ही सर्द तरीके से जवाब देते हैं, तुम इस वक्त यहाँ कोई मोल भाव करने की सिचुएशन में नहीं हो, और रही बात तुमसे अकेले लड़ने की तो तुम हमारे उस टाइम के काबिल नहीं हो जो हम तुमसे अकेले लड़ने में बर्बाद करने वाले हैं। और एल्डर विकास की इस बात को सुनते ही बाकी एल्डर्स भी इस बात पर अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसे उन एल्डर्स से भागते भागते राहुल से अब अपनी ये इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं होती और वो वहीं रुक कर उनकी तरफ घूमकर गुस्से से बोलता है, हट तेरी की, तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसे शेर ने अगर तुम्हें अपना जंगली पना नहीं दिखाया है तो वो कमजोर हो गया है? ना ना ना, ऐसा भूलकर भी मत सोचना, तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी माना कि उन सभी एल्डर्स के हमलों से राहुल की जान को खतरा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल उन्हें खत्म नहीं कर सकता। और इतना बोलते ही राहुल धीरे से हवा में उड़ जाता है और अपनी 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके पीछे 9 नीले रंग के ड्रैगन्स प्रकट हो जाते हैं। जिसको देखते ही सभी एल्डर्स अपने अपने हमलों को बीच ही में रोक देते हैं और राहुल के पीछे मंडरा रहे उन नीले 9 ड्रैगन्स को अचंभे में शौक होकर देखने लगते हैं और बड़बड़ाते हैं, अब ये 9 नीले ड्रैगन्स कहाँ से आ गए? अभी वो अपने आप से ये सवाल पूछ ही रहे थे कि अगले ही पल वो सभी 9 के 9 ड्रैगन्स एक रोशनी के साथ कंबाइन होकर राहुल के सर के ऊपर एक ड्रैगन किंग के रूप में घूमने लगते हैं, जिससे अब कमजोर और लाचार दिखने वाला राहुल किसी ड्रैगन एम्परर से कम नहीं लग रहा था। और फिर जैसे ही वो बड़ा महान ड्रैगन किंग उन कल्टीवेटर्स को देखता है तो उसके खतरनाक ऑरा से उन एल्डर्स के सर दुखने लगते हैं, जिससे डरते हुए वो बोलते हैं, ये कैसे संभव है? ये क्या तकनीक है? क्या इस दुनिया में अभी भी ऐसी ताकतवर तकनीकें मौजूद हैं? वहीं जैसे ही राहुल उनकी उस हालत को देखता है तो वो हंसते हुए बोलता है, हा, तुम मुझ पर एक साथ हमला करके मुझे मारना चाहते थे ना? अब आओ ना, अब तो मेरी भी इच्छा तुम सभी से एक साथ लड़ने की हो रही है।
और इतना बोलते ही राहुल अपनी लाइटनिंग हैसेट का इस्तेमाल करके उनकी तरफ इतनी तेजी से बढ़ता है कि वो अपनी जगह से धुंधला होकर लगभग गायब ही हो जाता है। वहीं जब वो एल्डर्स राहुल को उस ड्रैगन किंग की शक्ति के साथ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो वो तुरंत ही वहां से उड़ते हुए चिल्लाते हैं, ओह नहीं, भागो। पर इस वक्त राहुल की स्पीड अपनी लाइटनिंग हैसेट तकनीक के कारण उन गोल्डन कोर स्टेज के एल्डर्स से काफी ज्यादा तेज थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि लाइटनिंग हैसेट तकनीक अपनी स्पीड ले लिए आसपास की कुदरत से ताकत ले रही थी। वूश। और अब इसी स्पीड के फायदे के कारण राहुल तेजी से एक एल्डर के सामने पहुंच जाता है और ड्रैगन किंग की ताकत से एक मुक्का सीधा उस एल्डर की छाती पर दे मारता है, जिससे उस एल्डर की छाती की हड्डियां तुरंत ही टूट जाती हैं और वो मुंह से खून की उल्टी करता है। जिसके तुरंत बाद ही राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में दिए जाते हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली लेवल अप करने के लिए। अब आप कोर बेयरिंग स्टेज लेवल 3 पर हैं। और इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल हैरानी से बोलता है, ओ माय गॉड, मैं फिर से लेवल अप कर गया और मुझे उस कल्टीवेटर का गोल्डन कोर भी मिल गया है। इस वक्त राहुल बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने पर 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में मिले थे। अभी वो खुश हो ही रहा था कि उसे कुछ एहसास होता है और वो अपने मन में बोलता है, अगर मैंने इसी तरह अपने आगे भाग रहे सभी गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स को मार दिया तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे मैं बहुत ही तेजी के साथ लेवल अप कर सकता हूं। और इतना एहसास होते ही राहुल चिल्लाता है, तो मैं इंतजार किस चीज का कर रहा हूं, मारो। और इतना बोलते ही राहुल तेजी के साथ दूसरे एल्डर की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त राहुल की आंखों में वो सभी एल्डर्स उसके दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स का चलता फिरता पहाड़ थे। वहीं जब दूसरा एल्डर राहुल को अपने सामने देखता है तो उसकी राहुल को देखकर जोर से चीख निकल जाती है, पर इससे पहले कि वो अच्छे तरीके से चीख भी पाता कि राहुल उन्हें भी अपने सिस्टम में एक्सपीरियंस पॉइंट्स के रूप में सेव कर लेता है। और जब अपने साथी एल्डर की ये हालत बाकी सभी एल्डर्स देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। उन्हें तो अभी तक ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कोर बेयरिंग स्टेज का कल्टीवेटर एक ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर जितना ताकतवर कैसे हो सकता है। ये पक्का कोई इल्यूजन ही होगा। अभी वो लोग पैनिक करते हुए आगे की तरफ भाग ही रहे थे कि उनको आगे जाने से एक बड़ा पहाड़ यानी लेजेंडरी ब्लैक टोरटोइस रोक देता है, जिसको देखते ही सभी एल्डर्स को लगता है कि वो लोग आज पक्का खत्म है। उनमें से तो कईयों ने मौत को सच भी मान लिया था, पर दूसरों से बिल्कुल अलग हमारे समझदार एल्डर विकास के मन में उस कछुए को देखकर कुछ अलग ही चल रहा था। अगर ये सभी लेजेंडरी बीस्ट्स उस प्रोटेक्शन स्पेल से अलग हो गए हैं तो इस वक्त वो स्पेल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होगा, जिसे अब हम बहुत ही आसानी के साथ तोड़ पाएंगे और उसके टूटते ही हम उसके अंदर छिपे हुए गांव वालों को अपना बंदी बनाकर यहां से उनकी जान के बदले सुरक्षित बचकर निकल जाएंगे। और इस चीज का एहसास होते ही एल्डर विकास जोरों से हंसने लगते हैं और अपने साथी एल्डर्स से भी अपनी इस राय को साझा करते हैं, जिसे सुनते ही राहुल के भाव तुरंत बदल जाते हैं। और राहुल के इस रिएक्शन को देखते ही एल्डर विकास को अपने इस आइडिया पर और भी ज्यादा विश्वास होने लगता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या एल्डर विकास का ये अनुमान सही है और इससे वो स्पेल की स्क्रीन टूट जाएगी? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर्स। द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 22 4 डायरेक्शन प्रोटेक्शन स्पेल की असली ताकत। अब तक राहुल के ऊपर मंडरा रहे ड्रैगन किंग को देखकर सभी एल्डर्स की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। अभी वो राहुल से बचकर भाग ही रहे थे कि तभी उन्हें आगे जाने से एक पहाड़ जितना बड़ा लेजेंडरी ब्लैक टोरटोइस रोक देता है और उसके विशाल आकार को देखकर एल्डर्स निराश होकर अपने आप को जीवन के सत्य मौत को जानने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब आगे अपने सामने किसी भी बचने के रास्ते को ना देखकर सभी एल्डर्स अपने मन में निराश होते हुए खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या हमारी हजारों साल की कल्टीवेशन बस ऐसे ही आज खत्म होने वाली है? नहीं, मैं आज इस छोटे कोर बेयरिंग स्टेज के कीड़े के द्वारा ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। मैंने कितना इंतजार किया था कि कब मैं गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचकर अपने सेक्ट का एल्डर बन सकूंगा, और अब जब गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचकर कुछ ही महीने हुए थे मुझे एल्डर बने हुए को, तो अब मैं इतनी जल्दी इस घटिया कपटी लड़के के हाथों से मरने वाला हूं नहीं। और इसी तरह जब सभी एल्डर्स अपने अंधकार में डूबते जा रहे थे तब एल्डर विकास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब जब वो चारों लेजेंडरी बीस्ट्स उस स्पेल से ताकत लेकर अलग हो ही गए हैं तो वो स्पेल अभी काफी कमजोर हो गया होगा।
और मुझे तो लगता है कि इस लड़के ने भी अपनी ताकत हो ना हो इसी स्पेल से इतनी ज्यादा बढ़ाई है, जिससे वो प्रोटेक्टिव स्क्रीन इतनी ज्यादा कमजोर हो गई होगी कि वो हमारे एक ही हमले से तुरंत ही टूट जाएगी और फिर हम उसके अंदर फंसे उन गांव वालों को अपना बंधक बनाकर उनकी जिंदगियों के बदले यहां से बचकर आसानी से जा पाएंगे हम। इतना सोचकर एल्डर विकास अपने ये विचार अपने साथी एल्डर्स के साथ साझा करते हैं, जिसे सुनकर जो एल्डर्स अभी तक अपने मौत के अंधकार में डूबे हुए थे उन्हें जीने की एक नई रोशनी दिखाई देती है, जिसके कारण वो अपनी निराशा से बाहर आकर इस आइडिया के बारे में सोचते हैं और धीरे धीरे उन्हें इस आइडिया पर विश्वास होने लगता है और वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, ये मुमकिन हो सकता है, वरना ये छोटा बच्चा अपनी ताकत को इतनी ज्यादा कैसे बढ़ा सकता है। पक्का इसकी ताकत का लेना देना उस स्पेल से ही होगा और अब जबकि वो स्पेल कमजोर हो चुका है तो हम उसको बहुत ही आसानी के साथ तोड़ सकते हैं और उसको तोड़ते ही इस बच्चे की ताकत भी चली जाएगी और फिर उसके बाद हम इसको बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर पाएंगे। पर इस लड़के की स्पीड तो हमसे बहुत ही ज्यादा तेज है, क्या ये हमें ऐसा करने भी देगा? क्या हुआ अगर इसकी स्पीड तेज है तो ये अभी भी अकेला ही ना और हम इतने सारे और जब तक ये हम सभी को खत्म करेगा तब तक हम में से कोई तो प्रोटेक्शन स्क्रीन तक पहुंचकर उसे तोड़ ही देगा ना। सही कहा, ये रोक ही कितनों को लेगा और जब स्क्रीन टूट जाएगी तो हम इसकी कमजोरी उन पैन गांव वालों को तुरंत ही अपना बंधक बना लेंगे, जिसके लिए ये इतना कुछ कर रहा है और तब तो ये ताकत जाने के बाद और भी बेबस हो जाएगा। सभी चलो पैन गांव की ओर, वही एक जगह है जहां से हम इस पूरी लड़ाई को पलट सकते हैं। हमला। और इतना डिसाइड होते ही सभी कल्टीवेटर्स जिस उड़ने वाली तलवार पर उड़ रहे थे उसकी दिशा पैन गांव की ओर मोड़ लेते हैं और तेजी से उस तरफ उड़ने लगते हैं। वहीं जब राहुल उन एल्डर्स की बातों को सुनता है और उन्हें प्रोटेक्टिव स्क्रीन की तरफ ऐसे जाते हुए देखता है तो वो कुछ पल के लिए शौका होकर वहीं रुक जाता है, पर फिर इस उनके इरादे को ठीक से समझने के बाद उसके चेहरे पर परेशानी की जगह एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो इसी स्माइल के साथ बोलता है, लगता है ये बुद्धों का ग्रुप पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है। इनका ये सोचना कि ये गांव वालों का इस्तेमाल करके मुझे मुश्किल सिचुएशन में डाल सकते हैं काफी ही अच्छा प्लान है। पर कितनी शर्म की बात है कि इन्हें ये नजर ही नहीं आ रहा है कि मेरा स्पेल सबसे ज्यादा उन्हीं को मार रहा है जो उसके ज्यादा पास में है और अब ये खुद उसके पास जाने की हिमाकत कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा सुसाइड है कि नहीं? चलो, पर मेरे लिए तो अच्छा ही है ना कि मुझे अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सबको एक एक करके मारने में। और ये सोचते ही राहुल अपनी स्पीड को कम कर लेता है और उनकी तरफ देखकर वो हंसते हुए बोलता है, तुम सब इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम लोगों में ये रेस लगी हुई है कि सबसे पहले कौन पुनर्जन्म लेगा? जाओ जाओ और मरो, हा हा हा। वैसे अभी जब सभी का एक कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर के द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा था, तब भी वो सभी इस सिचुएशन में बिल्कुल चुप थे और एक बहुत ही अजीब बात थी कि उनमें से अभी कोई भी इस इंसल्ट से दुखी नहीं था। और जब राहुल उन्हें बार बार भड़का ही रहा था तो एल्डर विकास अपने सभी साथी एल्डर्स से बोलते हैं, सभी प्लीज इस लड़के की बातों पर ध्यान ना दें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये ऐसा करके हमें अपने साथ लड़ाई के लिए मजबूर करना चाहता है ताकि हम उस कमजोर स्पेल के पास ना पहुंच पाएं। वहीं जो राहुल एल्डर विकास के पीछे ही था, उनकी इस बात को सुनता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये एल्डर विकास एक बहुत ही बड़े वाले बुद्धिमान इंसान है। और इस ख्याल के साथ ही राहुल एल्डर विकास को पीछे से ही एक थम्स अप का इशारा करता है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वैसे ये सच भी था, क्योंकि अगर आज एल्डर विकास ने अपने बुद्धिमान दिमाग का इस्तेमाल करके इतने सही सही अनुमान ना लगाए होते तो राहुल के प्लान्स कभी सक्सेसफुल ही ना हुए होते। ही। और सबसे जरूरी चीज जिसमें एल्डर विकास ने राहुल की मदद सबसे ज्यादा की है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर बार खुद तो मौत के मुंह में जा ही रहे हैं, पर साथ में अपने साथियों को भी अपने साथ मौत के दरवाजे के अंदर लेकर जा रहा है। और आज एल्डर विकास की इस मदद ने राहुल के दिल को छू लिया था, जिससे राहुल की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। अब आए भी क्यों ना, भला आजकल के जमाने में कोई किसी की बिना किसी मकसद के इतनी मदद करता है? आप लोग ही बताइए। अब तो राहुल को ये तक लगने लगता है कि एल्डर विकास उसके पक्का कोई अपने ही है, उसी की फैमिली के दूर के रिश्तेदार, जो अभी उसके भविष्य को उज्जवल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पर इस भलाई के बाद भी एल्डर विकास मरना ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनके इरादे तो अभी भी बहुत ही ज्यादा जहरीले थे। फिर तुरंत ही उन एल्डर्स को ऐसे स्पेल की तरफ ऐसे बढ़ते देख राहुल के मन में एक शैतानी आइडिया आता है और वो फिर उन्हीं की गेम उनके साथ खेलने का फैसला करता है। ही। और ये फैसला करते ही राहुल बिजली पर सवार होकर उनका पीछा तेजी के साथ करने लगता है। और पीछा करते करते वो गुस्से में होने की एक्टिंग करते हुए जोर से चिल्लाता है, तुम सभी के सभी अभी रुक जाओ,
मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपना अल्टीमेट स्पेल तुम पर इस्तेमाल कर दूं, जिससे बहुत ही सारे ड्रैगन्स पाताल में से निकलकर तुम्हें सीधा ही निगल जाएंगे और फिर इस जगह पर हमेशा हमेशा के लिए एक खतरनाक श्राप छोड़ जाएंगे, जिससे इस जमीन पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मैं खुद इस स्पेल का इस्तेमाल करने से डरता हूं। ये स्पेल राहुल ने अभी उन सबको डराने के लिए ही खुद से बनाया था, जिसका असर साफ साफ एल्डर विकास और बाकी के एल्डर्स के चेहरों पर साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उन्हें राहुल की इस बात पर उसके लेजेंडरी बीस्ट्स वाले स्पेल और ड्रैगन वाले स्पेल को देखने के बाद विश्वास बहुत ही आसानी से हो गया था। और इस डर की वजह से उन एल्डर्स की स्पीड कम होने लगती है, जिसको देखते ही एल्डर विकास उन्हें चिल्लाते हुए बोलते हैं, साथियों मैं सही था, ये स्पेल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और अब इन गांव वालों पर खतरे को देखकर ये बच्चा देखो कैसे तिलमिला रहा है। चलो साथियों अपनी स्पीड को बढ़ाओ। उनकी बात को सुनते ही वो एल्डर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। इस वक्त उन सभी का स्पेल को तोड़कर सभी गांव वालों को अपना बंधक बनाकर राहुल को मजबूर करके मारने का मकसद था। अभी राहुल उन सभी को अपनी मौत की तरफ जाते हुए देख ही रहा था कि तभी राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। और इस नोटिफिकेशन को सुनकर राहुल के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसको वो जल्दी से छुपाकर वापस से गुस्से वाले एक्सप्रेशन ले आता है। फिर कुछ ही सांसों में सभी एल्डर्स के सामने वो प्रोटेक्टिव स्क्रीन आ जाती है, जिसको देखते ही वो अपनी स्पीड को कम करने की जगह और भी बढ़ा लेते हैं। उस स्क्रीन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए वो एल्डर्स अपनी अपनी आग वाली सबसे खतरनाक तकनीकों को भी एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसके कारण वो अपने शरीर के इर्द गिर्द ही आग की आध्यात्मिक ऊर्जा को लपेट लेते हैं। अभी वो सब अपनी तकनीकों को एक्टिवेट कर ही रहे थे कि तभी एल्डर विकास दोबारा से चिल्लाते हैं, जैसे ही हम स्पेल तोड़कर अंदर पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमें उन गांव वालों को अपना बंधक बनाना है। और इतना बोलते ही एल्डर विकास सबको सीधा स्पेल को तोड़कर अंदर घुसने का इशारा अपने हाथों से करते हैं, जिसको देखते ही सभी एल्डर्स अपने सर को हाँ में हिलाकर तेजी से एल्डर विकास के साथ साथ उड़ने लगते हैं। और इस वक्त वो सभी राहुल की आगे होने वाली हालत को सोच सोचकर बहुत ही सर्द हंसी हंस रहे थे। वहीं राहुल जो ठीक उनके पीछे से उनका पीछा कर रहा था, वो अचानक से ही रुक जाता है और होठों पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने हाथ के इशारे से उन्हें बाय बाय करते हुए पीछे से ही बोलता है, ओ गंजे बुरे लोगों, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय रहे, तुम आगे एक अच्छी जिंदगी में जन्म लो। हाँ, पर एक दुख की बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अब आगे से मेरी हैंडसम शक्ल को और देखने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल की इस बात को सुनते ही एल्डर्स जो अपनी पूरी ताकत और स्पीड के साथ प्रोटेक्टिव स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी आंखों की एक भौ कंफ्यूजन से ऊपर की ओर उठ जाती है और वो अपने मन में खुद से बोलते हैं, क्या इस लड़के ने क्या कहा, हमारी मंगलमय यात्रा हो? शिट, मुझे इसकी बात को सुनकर अब पता नहीं बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। अभी इस कंफ्यूजन की वजह से कई एल्डर्स अपने हमलों को रोकना चाहते थे, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अभी वो सीधा ही उस प्रोटेक्टिव स्क्रीन से जा टकराए थे। बूम! और उस स्क्रीन से टकराते ही उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास की सारी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा को वो स्क्रीन बहुत ही तेजी के साथ सोख रही है, जिससे उन सभी एल्डर्स को ऐसा लगने लगता है कि वो सीधा खुद ही चलकर किसी बड़े से जानवर के मुंह में आ गए हैं, जो उन्हें सीधा अपने अंदर निगल रहा हो। और ये एहसास होते ही वो सभी जोर से चिल्लाते हैं, नहीं। पर अब इन सबका कुछ भी फायदा नहीं था। ये तो उनकी खराब किस्मत थी कि उन्हें इस स्पेल का निकनेम जबरदस्ती घुसने वालों का संहारक नहीं पता था, और इसका जैसा नाम वैसा ही काम था। इस वक्त उन सभी गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर्स को ऐसा लग रहा था कि वो किसी मकड़ी के जाले में आकर फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलने की कोशिश में वो इस जाल में और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे। इस 4 डायरेक्शन प्रोटेक्शन स्पेल की असली ताकत उन 4 लेजेंडरी बीस्ट्स में नहीं थी, बल्कि इसकी असली ताकत तो उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड स्क्रीन में ही थी, जो किसी भी ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के नीचे के घुसपैठियों को तुरंत ही खत्म कर सकती थी। ये 4 लेजेंडरी बीस्ट्स तो बस इस स्पेल के लॉन्ग रेंज अटैक थे, जिसे हमारे समझदार एल्डर विकास ने पूरे तरीके से गलत समझ लिया था। उन एल्डर्स के उस शील्ड में जबरदस्ती घुसने की वजह से वो स्पेल उन एल्डर्स को वहीं अपने इल्यूजन में फंसाकर धीरे धीरे उनकी सारी लाइफ एनर्जी और कल्टीवेशन एनर्जी को चूसने लगता है, जिसके कारण उन सभी के शरीर भी अस्तित्व से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। जिसके कारण कुछ ही पलों में राहुल को अपने दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देने लगती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए।
इसके लिए सिस्टम आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए इसके लिए सिस्टम आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए इसके लिए सिस्टम आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक गोल्डन कोर इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए इसके लिए सिस्टम आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक गोल्डन कोर इनाम में देता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा इस कहानी में? आगे क्या इन सभी कल्टीवेटर्स को मारने के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी या होगा एक नए अध्याय का आरंभ और नई मुसीबतों? द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 23 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स। अब तक एल्डर विकास की अच्छाई को देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको देखकर पता नहीं राहुल को ये तक एहसास होने लग जाता है कि एल्डर विकास उसके कोई दूर के रिश्तेदार हैं जो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि राहुल का एक्सपीरियंस बैंक जल्द से जल्द भरकर उसकी लेवल अप करने में मदद हो सके, और इसके लिए उन्होंने अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी मौत की सीढ़ियों पर चढ़वा दिया था। और पता है ये सब उन्होंने बिल्कुल हंसते हंसते किया था, जिसको देखकर राहुल की आंखों से तो 2 आंसू बहकर जमीन पर भी गिर जाते हैं। पर कमाल की बात तो ये थी कि वो आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी के थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्वभाव से शातिर, लालची और कपटी तो एल्डर विकास भी कुछ कम नहीं थे। अब आगे एल्डर विकास की मेहनत के फल फिर कुछ पल में राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते हैं, जिसको सुनकर राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर जैसे ही सभी एल्डर्स के द्वारा इनाम मिलने की नोटिफिकेशन सुनाई देना बंद होती है, वैसे ही उनके सभी शिष्यों से भी इनाम मिलने की नोटिफिकेशंस राहुल को सुनाई देना बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब जब टीचर ही उस कमजोर शील्ड से नहीं बच पाए तो स्टूडेंट्स कैसे इतने खतरनाक लेजेंडरी बीस्ट से बच पाते। और फिर जैसे ही सब कुछ खत्म होता है तो राहुल अपने कंट्रोल टोकन से स्पेल के अटैकिंग मोड को ऑफ कर देता है, जिससे एक हवा के साथ ही वो चारों लेजेंडरी बीस्ट्स गायब हो जाते हैं, और उसी हवा से राहुल के कपड़े का कोना और उसके बाल हल्के से लहराने लगते हैं, जिसको महसूस करके राहुल आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बिल्कुल स्टाइल से अपने हाथों को पीछे करके बोलता है, हम आखिरकार सब कुछ अच्छे के लिए खत्म हुआ, हम। और इतना बोलते ही राहुल अपने सिस्टम को खोलकर अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करने लगता है। होस्ट राहुल शर्मा, कल्टीवेशन स्टेज, कोर बेयरिंग स्टेज लेवल 5, पूरी समझ। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0, 2 लाख। सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 350। स्किल्स मध्यम लेवल कल्टीवेशन तकनीक, 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक, पूरी मास्टरी। लॉ ऑफ लाइटनिंग कंट्रोल तकनीक, लाइटनिंग हैसेट, पूरी मास्टरी। स्किल एसेंस पॉइंट्स 330। जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार, जमाए। जिसको देखते ही राहुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी हैरानी में बोलता है, ओ माय गॉड, एक ही लड़ाई में कोर बेयरिंग स्टेज लेवल 1 से लेवल 5, और ये क्या है? 350 350 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। अरे इन कल्टीवेटर्स को तो मैंने घटिया, नीच और जाहिल समझा था, पर ये तो देवमानुस निकले रे। अगर ये सभी मेरे सामने दोबारा आ गए ना तो मैं इनको फिर से मार दूंगा, क्योंकि मैं थोड़े ही देवमानुस हूँ। ही। पर हाँ सच, अब मेरा लेवल अप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेवल 1 से लेवल 2 पर जाने के मुझे 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी, पर अब लेवल 5 से कोर बेयरिंग स्टेज लेवल 6 पर जाने के लिए मुझे 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत है। पर मैं अभी इस चीज की टेंशन क्यों ले रहा हूँ, इसको अभी साइड रखते हैं। और इन चमकते हुए 350 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स को देखो, जिनकी मदद से मैं कितनों की जिंदगियों के साथ खेल सकता हूँ। खो मेरा मतलब जिंदगियों को संवार सकता हूँ, और इसकी मदद से शायद मैं एक्सपीरियंस पॉइंट्स को और भी आराम के साथ इकट्ठा कर पाऊंगा। चलो अब मेरी फेवरेट चीज का टाइम आ गया है, शॉपिंग करने का। शॉपिंग अब मजा आएगा। और इतना सोचकर राहुल सिस्टम की शॉप को खोलने लगता है। अभी वो सिस्टम की शॉप को खोल ही रहा था कि तभी उसका ध्यान सिस्टम के स्टोरेज में पड़े हुए उन एल्डर्स के गोल्डन कोर पर जाता है, जिसको देखकर उसे याद आता है कि उसे उन कल्टीवेटर्स को मारने पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ साथ ये गोल्डन कोर भी मिले थे, जिसको देखते ही राहुल उस गोल्डन कोर को टच कर देता है। गोल्डन कोर एक गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर के शरीर के अंदर बनता है। ये कल्टीवेटर के लाइफ एसेंस, कल्टीवेटर की जिंदगी का मूल आधार और उसकी तकनीकों के एक्सपीरियंस को अपने अंदर संभाल कर रखता है।
इसको ग्रहण एब्सॉर्ब करने से 30% चांस है कि आपको उस कल्टीवेटर के जीवन में इस्तेमाल की गई तकनीकों में से किसी एक तकनीक की जानकारी मिल जाएगी और 70% चांस है कि इसको ग्रहण करने के बाद आप अपने काबू से बाहर हो सकते हैं। और अगर आप इस गोल्डन कोर को सिस्टम को बेचोगे तो सिस्टम इसके बदले आपको 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगा। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही राहुल का मुंह हैरानी से हल्का सा खुल जाता है और वो उन्हीं शौका एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, हॉली गॉड, किसने सोचा था कि उन कल्टीवेटर्स के गोल्डन कोर भी इतने कीमती होंगे। चलो अच्छा है, जीकर तो किसी का भला नहीं कर रहे थे पर अब मर के तो कर रहे हैं, मेरा फायदा हम। पर इस वक्त मुझे इन गोल्डन कोरस को इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त मेरे पास स्किल्स की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए मैं इनको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए संभाल कर रख लेता हूं। और इतना सोचकर राहुल उन गोल्डन कोरस को वैसे ही अपनी स्टोरेज में संभाल कर रख लेता है। उन गोल्डन कोरस को संभालने के बाद राहुल सिस्टम की शॉप को खोल लेता है जहां उसे अलग अलग तरह की स्किल्स चमकती हुई नजर आ रही थी। वैसे देखा जाए तो राहुल को जरूरत के हिसाब से सबसे पहले मध्यम कल्टीवेशन तकनीक के बाद एक्सपर्ट हाई लेवल कल्टीवेशन तकनीक को खरीदना चाहिए, पर जो अभी उसकी मध्यम लेवल कल्टीवेशन तकनीक थी वो उसे आराम से ओरिजिन इन्फेंट स्टेज तक कल्टीवेट करने में मदद कर देगी, जहां तक लेवल अप करने में अभी बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला था, जिसके एहसास से राहुल इसको खरीदने के ख्याल को अभी साइड कर देता है और फिर सख्त एक्टिव पॉइंट्स से भरी हुई जेबों के साथ शॉप में अलग अलग तरीके की तकनीकों को देखने लगता है। वैसे देखा जाए तो राहुल की ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक और लॉ ऑफ लाइटनिंग तकनीक किसी भी चीज में कमजोर नहीं थी, पर फिर भी राहुल नई तकनीकों को खरीदने का सोचता है और ऐसा इसलिए क्योंकि सख्त एक्टिंग करने के लिए उसके पास अलग अलग वैरायटी तरह की तकनीकों का होना जरूरी था, क्योंकि इन दोनों तकनीकों को बार बार इस्तेमाल करने से लोग राहुल से जल्द ही बोर हो जाएंगे, जो उसके एक्टिंग करियर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और ऐसा ना हो इसके लिए राहुल सिस्टम से अलग अलग तरह की कूल नाम वाली स्किल्स, हथियार और शो ऑफ वाले कपड़ों को खरीदने का डिसाइड करता है। और ये डिसाइड करते ही वो अपनी जेब में 350 सख्त एक्टिव पॉइंट्स होते हुए सीधा ही आसमान लेवल स्किल्स वाले पेज को खोल लेता है। अब वो ऐसा करे भी क्यों ना, आखिर अब वो अमीर जो था। आसमान लेवल स्किल्स 9 स्वर्गों की गॉडली थंडर तलवार तकनीक, लो लेवल तकनीक। इस तकनीक की उत्पत्ति धरती पॉकेट नोवेल पर मौजूद एक नोवेल नंबर 0 में से हुई है। इसकी पूरी मास्टरी पर होस्ट स्वर्ग की 9 गॉडली तलवारों को बुला पाएगा, जिसकी मिली जुली ताकत से होस्ट गॉडली थंडर भगवानों की ताकत से युक्त बिजली को कंट्रोल करके अपनी तलवार से उसकी ताकत को दुनिया पर छोड़ सकता है, जिससे एक बार फिर ये दुनिया सभी बुराइयों का संहार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। प्राइज 50 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। बुद्धा फ्यूरी लोट्स लो लेवल तकनीक। ये तकनीक आसमान स्तर की लो लेवल तकनीक है। इस तकनीक की उत्पत्ति धरती पर मौजूद एक नोवेल बैटल थ्रू हेवंस में से हुई है। ये तकनीक उस नोवेल के हीरो के पास थी। इस तकनीक के इस्तेमाल से आप बहुत सारी अलग अलग दर्जे की वर्ल्ड डिस्ट्रॉय फ्लेम्स आग को फ्यूज जोड़ करके एक बुद्धा लोट्स बुद्धा के द्वारा पकड़े गए कमल का रूप दे सकते हैं, जिसकी तबाही की ताकत हर फ्लेम आग के साथ बढ़ती ही जाएगी, अर्थात मतलब इसकी ताकत असीमित है। वार्निंग, इस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास 2 और 2 से ज्यादा फ्लेम्स को जोड़कर कंट्रोल करने की औकात होनी चाहिए, वरना ये होस्ट की ही महाराज यम के साथ मीटिंग फिक्स कर सकती है। प्राइज 50 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। बॉडी ऑफ नथिंग मध्यम लेवल स्किल। इस तकनीक की उत्पत्ति धरती पर मौजूद एक नोवेल बैटल फेट ऑफ 3 एम्पायर्स युद्ध से बदलने वाली 3 साम्राज्यों की किस्मत से हुई है। इस बॉडी को पूरी तरह होस्ट में फ्यूज करने के बाद होस्ट की बॉडी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि होस्ट का सिर्फ हमले से बचाव करना भी दुश्मन के लिए होस्ट का सबसे खतरनाक अटैक होगा, जिसके लगने से होस्ट का दुश्मन नथिंगनेस में तब्दील हो जाएगा, मतलब अस्तित्व से ही गायब हो जाएगा। प्राइज 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। बैटल फेट चेंजिंग 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स तकनीक। युद्ध के दौरान किस्मत को बदलने वाले 9 सीक्रेट शब्दों की तकनीक। हाई लेवल आसमान स्तरीय तकनीक। इस तकनीक की उत्पत्ति भी धरती पर मौजूद नोवेल बैटल फेट ऑफ 3 एम्पायर्स युद्ध से बदलने वाली 3 साम्राज्यों की किस्मत से हुई है। इस तकनीक की पूरी मास्टरी यानी 9 के 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स को जोड़ने से आप किसी भी हारते हुए युद्ध को जीत सकते हो। नोट, किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। इसके 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स इस प्रकार है: पधारना, प्यादे, लड़ाई, इंसानियत, सभी, गिनती, ग्रुप, आगे, हिलना। वक्त के साथ साथ पधारना और गिनती सीक्रेट कैरेक्टर्स इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से हो गए थे, इसलिए आप जब भी बाकी 7 सीक्रेट कैरेक्टर्स को खरीदोगे तो इन दोनों को भी हासिल करने का चांस हो सकता है। नोट,
अगर आपकी किस्मत खराब होती है तो आपको पधारना और गिनती करेक्टर्स की जगह बाकी सातों में से ही कोई दो करेक्टर्स दोबारा दे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ये तकनीक बार बार ही खरीदकर बाकी दोनों पधारना और गिनती सीक्रेट करेक्टर्स को हासिल करना पड़ेगा। प्राइज 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। इन सभी स्किल्स के बारे में पढ़ते ही राहुल तुरंत ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और औखे फाड़े मतलब पूरे तरीके से आंखों को खोले सिस्टम को देखने लगता है। और इतना हैरान राहुल इसलिए था क्योंकि इनमें से ज्यादातर स्किल्स जो वो पढ़ रहा था वो उसकी धरती पर मौजूद बहुत फेमस नोवेल्स में मौजूद हीरोज की तकनीकें थीं, जिनको राहुल एक बार खुद से ही इस्तेमाल करना चाहता था। ये राहुल की दिली तमन्ना थी, जिसको अभी अपने सामने देखकर राहुल के मुंह से लार टपकने लगती है, जिसको अगर जल्द ना रोका गया तो राहुल के नीचे एक छोटा सा तालाब बन सकता था। और इन सभी स्किल्स में से बहुत कम ही ऐसी स्किल्स थी जिसमें किसी हथियार का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से राहुल फिर से हथियार को खरीदने का विचार अपने मन से निकाल देता है। पर अभी जिस स्किल के लिए राहुल सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो थे बैटल फेट ऑफ 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स और बुद्धा फ्यूरी लोड्स। बुद्धा फ्यूरी लोड्स के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें सभी उच्च दर्जे की फ्लेमस को जोड़कर लोड्स कमल के रूप में सामने की तरफ छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो लोड्स अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को खत्म करते हुए जाता है और ज्यादा तरह की आग को जोड़ने से इसकी ताकत भी असीमित तरीके से बढ़ती जाती है, जिसके कारण ये तकनीक अपने से हाई लेवल तकनीक को भी मात दे सकती है। और इस खूबी के साथ तो ये स्किल बहुत ही सस्ती पड़ रही थी, जिसको राहुल बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। पर इस वक्त इस तकनीक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी अलग अलग तरह की आग थी, क्योंकि जब राहुल एक्साइटेड होकर इसकी फ्लेमस की प्राइस को चेक करता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। जैसे उसने अभी ही चेक किया था कि 19वें दर्जे की मोल्टन ग्रीन लोड्स फ्लेम पूरे 300 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स की थी, जिसको देखते ही राहुल का मुंह बन जाता है और वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सर को नामे हिलाता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि सख्त एक्टिंग करने के रास्ते में मुझे और भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अब बिना किसी चॉइस के मुझे इन सीक्रेट 9 कैरेक्टर्स को ही खरीदना पड़ेगा और तब तक का इंतजार करूंगा जब तक मैं अमीर होकर टॉप 10 फ्लेमस को खरीदने के काबिल नहीं हो जाता। वैसे देखा जाए तो ये सीक्रेट 9 कैरेक्टर्स तकनीक भी आपको किसी भी जंग को जीताने का दम रखती है, अगर इसके कैरेक्टर्स को हम सही से इस्तेमाल करें तो। और इस तकनीक को खरीदने का सोचकर राहुल पधारना और गिनती सीक्रेट कैरेक्टर्स को छोड़कर जो अभी मौजूद नहीं थे बाकी सातों की डिस्क्रिप्शन को पढ़ने लगता है। प्यादे सीक्रेट कैरेक्टर ये युद्ध में इस्तेमाल होने वाले एक मेन प्यादे हथियारों की सीक्रेट तकनीक है। इसके इस्तेमाल से होस्ट युद्ध में दुश्मनों के आध्यात्मिक हथियारों पर कुछ वक्त के लिए काबू पा सकता है, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही होस्ट दुश्मन पार्टी को आपस में हथियारों के द्वारा लड़ाई करवा सकता है, जिसकी मदद से आप युद्ध शुरू होने से पहले ही शत्रुओं की साइड को भारी नुकसान पहुंचा सकते हो, जो हर शत्रु के लिए एक बुरा सपना होगा। इंसानियत सीक्रेट कैरेक्टर यह एक सपोर्ट टाइप सीक्रेट तकनीक है, जिससे आप अपनी साइड से युद्ध कर रहे लोगों को शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर पूरे तरीके से ठीक कर सकते हो। आप उनके शरीर को यहां तक ठीक कर सकते हो कि उनके कटे हुए अंग भी दोबारा आ सकते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला शत्रु आपके लोगों को कभी ना मरने वाला कॉकरोच के नाम से बुलाएंगे। सभी सीक्रेट कैरेक्टर यह एक बढ़ोतरी टाइप सीक्रेट तकनीक है। इसके इस्तेमाल से होस्ट अपने साइड से लड़ने वालों की सभी खूबियों को 10 गुना से बढ़ा सकता है। ग्रुप सीक्रेट कैरेक्टर यह एक स्ट्रेटेजी टाइप सीक्रेट तकनीक है। इससे होस्ट को युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सभी फॉर्मेशंस का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिसके इस्तेमाल से होस्ट अपनी सेना की एक अचूक फॉर्मेशन का निर्माण कर सकता है, जिसको भेद पाना असंभव हो जाएगा। आगे सीक्रेट कैरेक्टर ये भी एक सपोर्ट टाइप सीक्रेट तकनीक है, जिसके इस्तेमाल से होस्ट अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद पा सकता है और अपने सिक्स्थ सेंस छठी इंद्री की ताकत को भी लिमिट तक बढ़ा सकता है, जिससे होस्ट हमेशा ही लड़ाई में अपने दुश्मन से उनके सभी हमलों को पहले से पता करके आगे रहेगा। हिलना सीक्रेट कैरेक्टर ये भी एक सपोर्ट टाइप सीक्रेट तकनीक है, जिसके इस्तेमाल से होस्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी, जिसको नॉर्मल आंखों से देख पाना असंभव हो जाएगा। और अगर होस्ट ने इसमें फुल मास्टरी हासिल कर ली तो होस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि वो समय के बंधनों को भी तोड़ सकने के काबिल हो जाएगा। लड़ाई सीक्रेट कैरेक्टर द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 24 सख्त एक्टिंग करने की ऑटोमेटिक मशीन। अब तक जेब भारी होने की वजह से राहुल सिस्टम में मौजूद सीधा आसमान लेवल तकनीकों को देखने लगता है, जहां पर अलग अलग फेमस नोवेल्स के मेन कैरेक्टर्स की ताकतवर तकनीकें मौजूद थी, जिसमें से राहुल को सबसे ज्यादा बुद्धा फ्यूरी लोड्स तकनीक और 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स तकनीक बेहद पसंद आई थी।
पर जैसे ही राहुल बुद्धा फ्यूरी लोड्स में इस्तेमाल होने वाली फ्लेम्स की प्राइस को देखता है तो उसे दोबारा अपनी गरीबी का एहसास होने लगता है, जिसके कारण वो 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स तकनीक को खरीदने का डिसाइड कर लेता है और ये डिसाइड करते ही राहुल उस तकनीक की डिस्क्रिप्शन को पढ़ने लगता है। अब आगे प्यादे, इंसानियत, सभी, ग्रुप, आगे और हिलना सीक्रेट कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेने के बाद राहुल आखिरी मौजूद सीक्रेट कैरेक्टर लड़ाई की डिस्क्रिप्शन को पढ़ने लगता है। लड़ाई सीक्रेट कैरेक्टर ये भी एक सपोर्ट टाइप सीक्रेट तकनीक है, जिसके इस्तेमाल से होस्ट हमेशा युद्ध में लड़ाई के वक्त अपने डर से लड़कर उसको हराकर बिना डरे अपने दुश्मनों से लड़कर हमेशा जीतेगा। इस सीक्रेट तकनीक का मुख्य कार्य होस्ट के डर को युद्ध के समय काफी हद तक खत्म करना है। सभी सीक्रेट कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद राहुल को ये समझ आ जाता है कि इन सभी 9 के 9 सीक्रेट कैरेक्टर्स में युद्ध के सभी पहलू, ताकत, डिफेंस, समझ, हीलिंग और मूवमेंट की सीक्रेट तकनीकें मौजूद हैं, जिससे युद्ध को जीतने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। जिसके समझ आते ही राहुल के अंदर की जिज्ञासा इसको खरीदने के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है, पर तभी उसे इस स्किल को खरीदने की शर्त दिखाई देती है, जिसको देखकर राहुल का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, मुझे पता नहीं पर क्यों ये सिस्टम उन ब्लैक मार्केट, चोर बाजार की तरह लग रहा है, जिसमें 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स खर्चने के बाद भी मुझे मेरा मनचाहा कैरेक्टर नहीं मिलेगा और हर खरीद पर मुझे पहला खरीदा हुआ कैरेक्टर भी मिल सकता है। जैसे अगर मुझे पहले लड़ाई सीक्रेट कैरेक्टर मिल गया हो तो मुझे अगली खरीद के साथ वही दोबारा भी मिल सकता है, जिससे मेरे 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स वेस्ट हो सकते हैं। पर इस 50-50 चांस होने के बावजूद भी राहुल इसको खरीदने का ठान लेता है, क्योंकि ये थी तो राहुल की पहली खरीद ही ना, इसलिए कोई भी सीक्रेट कैरेक्टर क्यों ना आ जाए, राहुल के लिए तो पहला ही होगा। पर इससे टेंशन फ्री होने के बावजूद भी राहुल का मन प्यादे और लड़ाई सीक्रेट कैरेक्टर पर आ चुका था। प्यादे सीक्रेट कैरेक्टर इसलिए क्योंकि इसकी मदद से वो दुश्मन साइड के हथियारों को कंट्रोल करके उनमें लड़ाई शुरू करवा सकता था, जिससे दुश्मन साइड में पहले से ही राहुल को लेकर एक डर सा बैठ जाएगा, जिससे उसके सिस्टम के बैंक में सख्त एक्टिंग पॉइंट्स की बारिश सी हो जाएगी। और लड़ाई सीक्रेट कैरेक्टर इसलिए क्योंकि इसकी मदद से राहुल अपने से ताकतवर दुश्मन से भी बिना डरे लड़ सकता है, जिससे उसके हारने के चांस जीतने के चांस में बदल सकते थे। वैसे देखा जाए तो इंसानियत और आगे सीक्रेट कैरेक्टर भी कुछ कम खास नहीं थे, क्योंकि इंसानियत सीक्रेट कैरेक्टर से राहुल किसी की भी चोट को ठीक कर सकता था, पर इसकी एक ही कमी थी कि ये बहुत ही धीरे काम करता था। पर इसकी कुछ डरावनी खूबियां भी थी, जैसे इसकी पूरी उच्च मास्टरी से वो किसी को भी उसके शरीर में मौजूद एक खून की बूंद से भी पूरे तरीके से ठीक कर सकता था, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मन से बिना अपने बचाव का ध्यान दिए ही अंधाधुंध लड़ सकता था। और आगे सीक्रेट कैरेक्टर से वो अपनी आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से ट्रेन कर सकता था और साथ ही में अपने सिक्स्थ सेंस छठी इंद्री को भी ट्रेन कर सकता था, जिससे लड़ाई के वक्त उसे अपने दुश्मन के हमले का पहले से ही पता लग सकता था, जिससे लड़ाई के वक्त भी राहुल अपने दुश्मन के हमलों से बार बार बचकर भी उनसे बिना डरे सख्त एक्टिंग करने पर ध्यान दे सकता था। पर इस वक्त राहुल को ग्रुप, हिलना और सभी सीक्रेट कैरेक्टर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्रुप सीक्रेट कैरेक्टर का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों के होने पर ही किया जा सकता था, जो अभी राहुल के पास नहीं थे और ना ही राहुल को चाहिए थे, क्योंकि पूरे जंगल में एक अकेला शेर ही सबसे अलग होकर ही सबसे ज्यादा सख्त एक्टिंग कर सकता था, ना कि किसी झुंड में होते हुए। और राहुल के पास लॉ ऑफ लाइटनिंग कंट्रोल तकनीक की स्पीड और 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक की ताकत के होने से राहुल को हिलना और सभी सीक्रेट कैरेक्टर्स की भी कोई जरूरत नहीं थी। और इतना सब सोचने के बाद राहुल अपने सर को दोनों हाथों से खुजाते हुए बोलता है, हाँ, भाड़ में जाए ये सब, मुझे और नहीं सोचना इसके बारे में, मैं सीधे सीधे सभी सीक्रेट कैरेक्टर्स को ही टाइम के साथ खरीद लूंगा। फिर फाइनली फालतू में इतना दिमाग खपाने के बाद राहुल अपने सिस्टम को ये तकनीक खरीदने की कमांड दे देता है। डिंग, बधाई हो, होस्ट राहुल को सक्सेसफुली प्यादे X9 सीक्रेट कैरेक्टर खरीदने के लिए इसकी खरीद पर होस्ट के 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स काट लिए गए हैं। क्या आप इस सीक्रेट कैरेक्टर की स्किल को अभी सीखना चाहेंगे? हाँ ना? पहले तो राहुल अपने फेवरेट कैरेक्टर प्यादे को देखकर काफी खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो आगे देखता है कि यही कैरेक्टर उसको रैंडमली 9 बार मिला है तो उसका अपनी किस्मत को देखकर मुंह बन जाता है। पर जैसे ही उसे याद आता है कि वो सख्त एक्टिंग करने के करियर में है, वो तुरंत अपने एक्सप्रेशंस को सही कर लेता है, क्योंकि उसके करियर में इतनी छोटी सी चीज से चिढ़ जाना उसको शोभा नहीं देता था। और फिर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और दिल से 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स को वेस्ट होते देख खून बहाने के बाद राहुल सिस्टम को सीक्रेट कैरेक्टर की स्किल को सीखने के लिए हाँ कर देता है। डिंग,
होस्ट राहुल को सक्सेसफुली प्यादे सीक्रेट करैक्टर की सीक्रेट तकनीक को सीखने के लिए बधाई हो। और ठीक इसी नोटिफिकेशन के साथ राहुल को अपने दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हुई महसूस होती है, जिसके कारण उसका सर दर्द होने लगता है। पर फिर कुछ ही पलों में राहुल उन सभी इंफॉर्मेशन को पूरे तरीके से ग्रहण कर लेता है, जिससे उसका सर दर्द तुरंत ही खत्म हो जाता है। और सर दर्द खत्म होते ही राहुल अपने माथे को सहलाते हुए बोलता है, इसकी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके ही पता चल रहा है कि इस तकनीक को आसमान स्तर की तकनीकों में क्यों रखा गया है। वैसे अगर ये एक अकेला सीक्रेट करैक्टर ही इतना ताकतवर है तो तब क्या होगा जब मैं 9 के 9 सीक्रेट करैक्टर को कंबाइन करके इस्तेमाल करूंगा। माय गॉड, मेरे तो इससे दुश्मन की होने वाली हालत को सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पर अब मेरे पास इसको दोबारा खरीदने की औकात नहीं है, इसलिए मैं अब धरती स्तर की ही कुछ तकनीकों को खरीद लेता हूँ, आखिर वो भी थोड़े ही किसी से कम होती है। 6 मैं फिर से गरीब हो गया। फिर कुछ देर की धूंधाधांधी करने के बाद राहुल सिस्टम को उसके द्वारा सेलेक्ट की गई 2 तकनीकों को खरीदने की कमांड देता है। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को धरती लेवल फ्लेम डिवोरिंग वेव तलवार विद्या और एंडेड 6 फॉर्म ऑफ बॉडी आर्ट को खरीदने के लिए इस खरीद पर आपके 25 सख्त एक्टिव पॉइंट्स काट लिए गए हैं। फ्लेम डिवोरिंग वेव तलवार विद्या, इस तकनीक की उत्पत्ति बैटल थ्रू हेवंस नोवेल के हीरो की शुरुआती दौर की तकनीक फ्लेम स्वॉर्ड आर्ट से हुई है। इसके इस्तेमाल से आप अपने तलवार के हमले में फायर इंटेंट आग की समझ को भी संबोधित कर सकते हैं, जिससे आपके तलवार का हमला काफी गुना तक ताकतवर हो जाएगा। नोट, इस तकनीक के लिए हैवी स्वॉर्ड भारी तलवार सबसे ज्यादा गुणवर्धक सूटेबल रहेगी। एंडेड 6 फॉर्म ऑफ बॉडी आर्ट, इस तकनीक की उत्पत्ति भी बैटल थ्रू हेवंस नोवेल में से ही हुई है। इसके प्रत्येक चरण की मास्टरी से होस्ट की बॉडी का टाइप किसी अनडेड की तरह हो जाएगा, जिसकी वजह से लड़ाई में शरीर पर चोट लगने के बाद भी होस्ट को दर्द महसूस होना लगभग बंद ही हो जाएगा। क्या आप इन तकनीकों को सीखना चाहेंगे? हाँ ना? जिसको देखते ही राहुल हाँ को चुन लेता है। वूश वूश, जिसको चुनने के बाद राहुल को अपने शरीर में एक ताकत सी कौंधती दौड़ती हुई महसूस होती है, जिसको महसूस करके राहुल के चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है और वो बोलता है, ही अब ये हुई ना एक सस्ती पर अच्छी डील, वो भी सिर्फ 25 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स में। हा। अभी राहुल इस डील के होने की खुशी मना ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि जब वो कुछ साल पहले बैटल थ्रू हेवंस की कहानी नोवेल को पढ़ता होता था तो उसे हीरो उसके पास मौजूद उसकी डार्क हैवी ग्रेट स्वॉर्ड बड़ी चौड़ी और भारी स्वॉर्ड की वजह से बहुत ही टफ और कूल लगता होता था। और ये याद आते ही राहुल का मन भी अपनी तकनीक के लिए उसी स्वॉर्ड को खरीदने का करने लगता है। पर अभी सवाल ये था कि सिस्टम के पास नोवेल की स्किल्स के साथ साथ क्या नोवेल के हथियार भी होते हैं? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए राहुल सिस्टम के हथियार वाला पेज खोल लेता है, जहां कुछ देर ढूंढने के बाद ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे उसी हीरो की हैवी ग्रेट स्वॉर्ड मिल गई थी, जिसको देखते ही राहुल बिना उस तलवार की डिस्क्रिप्शन को पढ़े ही सिस्टम को वो तलवार खरीदने की कमांड दे देता है। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को सक्सेसफुली डार्क हैवी ग्रेट स्वॉर्ड खरीदने के लिए इस खरीद पर आपके 100 सख्त एक्टिव पॉइंट्स काट लिए गए हैं। डिंग, बधाई हो। होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सिस्टम का एक छुपा हुआ खरीद का मिशन पूरा करने के लिए, जिसमें आपको बैटल थ्रू हेवंस नोवेल की तकनीक और उसके लिए सबसे सूटेबल हथियार को खरीदना था। इस मिशन को पूरा करने पर सिस्टम आपको बैटल थ्रू हेवंस के हीरो का ब्लैक लॉन्ग कोट इनाम में देता है। और इस इनाम को देखते ही राहुल, जिसे वो स्वॉर्ड थोड़ी महंगी लग रही थी, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं और उसी खुशी में राहुल उस ब्लैक कोट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ने लगता है। ब्लैक लॉन्ग कोट, इसकी उत्पत्ति भी बैटल थ्रू हेवंस की नोवेल से हुई है। इस कोट को नोवेल का हीरो अपनी नोवेल के शुरुआती दौर में पहना करता था। इसके इस्तेमाल से होस्ट अपनी मौजूदगी और कल्टीवेशन लेवल को दूसरों की नजरों से पूरी तरीके से छुपा सकता है, जिसकी वजह से होस्ट की कल्टीवेशन को इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर और उसके नीचे के कल्टीवेटर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और जब तक होस्ट इस कोट को पहने रखेगा तब तक होस्ट में से एक खतरनाक और सीक्रेट ऑरा भी रिलीज होता रहेगा, जिसके प्रेशर से आसपास के लोगों को होस्ट से बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस होगा। और इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोलता है, हा, ये कोई कोट नहीं है, सख्त एक्टिंग करने की ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि अगर ये पहनकर मैं सेक्ट वाले एरिया में चला गया तो सभी सेक्ट के शिष्य मेरे अचूक प्रेशर से दबाव महसूस करके मुझसे डरने लगेंगे, जिसके कारण से मुझे सिर्फ चलते चलते ही सख्त एक्टिंग पॉइंट्स मिलने लगेंगे। हा। पर इस कोट को राहुल अभी संभाल कर अपने सिस्टम में रख लेता है, क्योंकि वो पैंग गांव के लोगों को इससे परेशान नहीं करना चाहता था।
वरना अगर उसने ये कोट पहन लिया तो सभी गांव वाले उसके सामने फिर से घुटनों के बल बैठकर झुक जाएंगे, जो राहुल बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पैन गांव के लोग जब राहुल को उन सभी कल्टीवेटर्स को एक एक करके मारते हुए देखते हैं तो वो राहुल की ताकत को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ये हैरानी तब रिस्पेक्ट में बदल जाती है जब वो राहुल को उन लेजेंडरी बीस्ट्स को कमांड देते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से सभी गांव वाले राहुल को अपनी आंखों में एक चमक के साथ देख रहे थे और उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो जाता है क्योंकि राहुल उस कोट को अपने सिस्टम में रखते ही अपनी बिजली पर सवार होकर वहां गांव में स्टाइल से एंट्री करता है, जिसको ऐसे एंट्री करते देखकर पल्लवी के गाल शर्म से बिल्कुल सेब की तरह लाल हो जाते हैं, जिसको किसी का भी खाने का मन करने लगेगा। वहीं राहुल के पहुंचने के कुछ पल बाद ही गांव वाले राहुल को बताते हैं कि जब वो एल्डर्स को मार रहा था तब दो शिष्य चुपके से यहां से अपनी जान को बचाकर निकल गए थे, जिसे सुनते ही राहुल ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्यों नहीं हुआ राहुल शॉकर शिष्यों के बचकर निकलने की खबर को सुनकर? और अब क्या वो शिष्य अपने सेक्ट से मदद लेकर दोबारा पैन गांव वालों पर हमला करने आएंगे या होगा कुछ अजब? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 25 सबके इंटरेस्ट की वजह। अब तक सिस्टम से सख्त एक्टिंग करने के लिए और तकनीकों को खरीदने के बाद राहुल पैन गांव में बिजली पर सवार होकर स्टाइल से एंट्री करता है, जिसको देखकर पल्लवी के गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो जाते हैं। अब आगे राहुल को अपने गांव में उड़कर आते देख सभी गांव वाले राहुल का स्वागत ताड़ियों से करते हैं। फिर राहुल के जमीन पर उतरते ही सभी गांव वाले राहुल को घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी, पर जैसे ही वो राहुल को ऐसे सीधे, कॉन्फिडेंट और टफनेस के साथ खड़े हुए देखते हैं तो उसको देखकर गांव वालों को साफ साफ पता चल गया था कि राहुल को कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देखकर सभी गांव वाले राहुल की बहादुरी और ताकत के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, जिसे सुनकर राहुल का सीना खुशी और घमंड से फूलने लगता है। और फिर वो बेशर्मों की तरह अपने एक हाथ को अपने सर के पीछे रखकर बोलता है, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, ही। अभी वो बेशर्मों की तरह तारीफों को बटोर ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो उन गांव वालों को देखकर बोलता है, मेरे साथी गांव वालों, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि जब तक ये स्पेल तुम्हारे गांव की प्रोटेक्शन के लिए है तब तक कोई भी उनके जैसा आकर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मेरी चिड़िया, छिपकली, कछुआ और बिल्ली वैसी भी भूखे ही रहते हैं। हा हा हा। राहुल की इस बात के लिए सभी गांव वाले राहुल के शुक्रगुजार थे। वो सभी तो राहुल के सामने अपने घुटनों के बल झुककर उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, पर राहुल उन्हें रोक देता है। पहले तो वो राहुल की बात को मानते ही नहीं है, पर फिर राहुल की बहुत सारी तारीफ और उसके गुणगान गाने के बाद वो राहुल की बात को मान लेते हैं और झुकते नहीं हैं, क्योंकि अब उसकी जरूरत ही नहीं थी। अभी सभी लोगों के चेहरों पर स्माइल थी ही कि तभी उन गांव वालों में से एक आदमी आगे निकलकर राहुल के पास आकर चेहरे पर चिंता लिए बोलता है, अमर कल्टीवेटर राहुल, जब आप उन एल्डर्स के साथ लड़ाई ही कर रहे थे कि तब हमने उनमें से 2 शिष्यों को वहां युद्धभूमि से भागते हुए देख लिया था, और अब हमें डर है कि कहीं वो अपने साथ बैकअप और साथ ही कल्टीवेटर्स को लेकर हम पर हमला करने वापस ना आ जाएं। अब हम क्या करें? पहले तो जब राहुल उस गांव वाले को यूं टेंशन के साथ भागकर आते हुए देखता है तो वो भी सीरियस हो जाता है, पर जैसे ही वो 2 शिष्यों की भागने वाली बात को सुनता है तो वो अपनी आंखों को छोटा किए सेलेस्टियल सेक्ट की तरफ देखता है और बड़े ही आराम से बोलता है, ओह, तो 2 चूहे निकलकर भाग गए हैं हम। राहुल ये बात इतनी आराम से इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब वो एल्डर विकास और उनके साथियों से अपना पूरा ध्यान लगाकर लड़ रहा था तो उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि ऐसा करने से पक्का कोई ना कोई बचकर जरूर निकल जाएगा। पर इससे इस सिचुएशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अगर मान लो वो शिष्य बचकर नहीं निकल पाते तब भी तो सेक्ट दूसरे कल्टीवेटर्स को बाकी एल्डर्स कहाँ गायब हो गए ये चेक करने के लिए तो भेज ही देते। इसलिए 2 शिष्यों का बचकर निकल जाना काफी नॉर्मल बात थी। प्रॉब्लम तो तब होती जब कोई एल्डर बचकर निकल जाता, क्योंकि एक एल्डर की कीमत 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स थी, जो खोना राहुल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए वो अपने साथी गांव वालों को भी निश्चिंत करते हुए बोलता है, आप सभी बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि ये स्पेल आप सभी की रक्षा बहुत ही आराम से कर लेगा। इसलिए आप सभी को यहीं रहना चाहिए जहां आप सबसे ज्यादा सेफ हो। और ऐसा राहुल इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर बाय चांस सभी गांव वाले उस सीक्रेट टनल से कहीं और भी छुपकर क्यों ना चले जाएं, फिर भी वो घटिया कल्टीवेटर्स इनको अपनी तकनीकों की मदद से ढूंढकर आराम से पकड़ ही सकते थे, जिसके परिणाम बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाले थे, जिसे राहुल सोचने से भी घबरा रहा था। अभी राहुल की यहाँ इसी गांव में रहने वाली बात कई गांव वालों को थोड़ी अटपटी सी लग रही थी, पर इससे पहले कि वो सब राहुल से इसका कारण पूछ भी पाते कि तभी भीड़ में से पल्लवी बड़े ही सीरियस चेहरे के साथ, जो अभी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था,
भीड़ से निकलकर राहुल के पास आ जाती है और उसी सीरियसनेस क्यूटनेस के साथ बोलती है, सभी प्लीज राहुल जी पर विश्वास रखो, वो हमें पक्का हर मुश्किल से बचा ही लेंगे। वहीं जब राहुल पल्लवी को ऐसे सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ उसकी साइड लेते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिससे पल्लवी के गाल शर्म से फिर लाल हो जाते हैं। जिसको देखते ही सभी गांव वाले भी पल्लवी को एक मीनिंगफुल स्माइल, सब कुछ समझ आने वाली स्माइल देते हैं, जिसको देखकर पल्लवी को अब इतनी ज्यादा शर्म आने लगती है कि वो वहां से शर्माकर भाग जाती है। और पल्लवी के जाने के बाद कुछ ही देर में सभी गांव वाले भी वहां से अपने अपने घर को आराम करने के लिए निकल जाते हैं। उन सबके वहां से जाते ही राहुल अब पैन गांव के भविष्य के बारे में सोचने लगता है। आखिरकार अब वो भी यहाँ और ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रुक सकता था, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी थी जो राहुल खुद से एक्सप्लोर करना चाहता था। पर यहाँ से जाने से पहले राहुल पैन गांव के भविष्य और इसकी सेफ्टी का परमानेंट इलाज करके जाना चाहता था, क्योंकि 4 डायरेक्शन प्रोटेक्शन स्पेल तो गांव के साथ साथ आसपास के सिर्फ कुछ ही एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसके कारण वैसे तो गांव पूरे तरीके से सेफ था और उसमें मौजूद साधन जैसे खेत, नदी, पहाड़ और जानवर जैसे मुर्गियों, बकरियों आदि के होने की वजह से अगर गांव वाले इस स्पेल से बाहर नहीं भी जाते तब भी वो आराम से स्पेल के अंदर लंबे समय तक रह सकते थे। पर अभी भी गांव वालों को कुछ चीजों की अत्यंत आवश्यकता थी, जैसे बोने के लिए बीज, खाने के लिए और साधन आदि, जिनको लाने के लिए राहुल स्वयं पास के टाउन जहां सेलेस्टियल सेक्ट और दूसरे सेक्ट वाले मौजूद थे वहां जाने का डिसाइड करता है। जहां जाने का रास्ता राहुल किसी गांव वाले से पूछता है, जिस पर वो गांव वाला जवाब देते हुए बोलता है, यहां से 2 पहाड़ों को पार करने के बाद आपको वो टाउन दिखने लगेगा। पर वैसे क्या हम गांव वाले आपकी जगह जा सकते हैं सामान लाने के लिए, छोटे भाई? और ऐसा वो गांव वाला इसलिए बोलता है क्योंकि जैसे ही उसे ये पता चलता है कि राहुल उनके गांव के लिए चीजें खरीदने के लिए जा रहा है तो उसे राहुल की चिंता होने लगती है, क्योंकि पूरे टाउन में इस वक्त राहुल के वांटेड होने के पोस्टर लग रखे थे, जिनसे राहुल को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता था, जिसके कारण राहुल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। और उस गांव वाले की इस चिंता को समझते ही राहुल उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बोलता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम लोग इतनी सारी चीजों को एक साथ उठाकर गांव में नहीं ला सकते, और अगर तुम लोगों ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम लोग सभी के शक के घेरे में आ जाओगे, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास रखो कि मैं ये सारी चीजें खुद से संभाल लूंगा। पर असल में तो राहुल यही चाहता था कि सभी कल्टीवेटर्स उसको पहचान लें ताकि वो उनको मारकर और एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा कर सके, और वैसे अगर वो चाहे तो ब्लैक लॉन्ग कोट से अपनी असलियत को आसानी से छुपा सकता था, जिससे उसके सामने होते हुए भी उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। और फिर जाने का पूरा प्लान बनाने के बाद राहुल अपने सामने खड़े गांव वाले को लिस्ट बनाने को बोलता है कि बाकी गांव वालों को कौन कौन सी चीजें खरीदनी है, ताकि वो वापस आते हुए उनकी चीजों को भी साथ में लेते आए। और जब राहुल की इस बात का पता पल्लवी को लगता है तो वो भागकर राहुल के पास आकर उससे बोलती है, राहुल, याद रखना कि वापस आते वक्त तुम्हें एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा अपने साथ लेकर आना है। जिसे सुनते ही राहुल की आंखों की एक भौं ऊपर की ओर कंफ्यूजन से उठ जाती है और वो बोलता है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा? जिस सवाल को सुनते ही पल्लवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपने सर को झुकाकर हाँ में हिलाते हुए धीरे से बोलती है, हाँ, वो चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए कपड़ों का एक नया जोड़ा बनाना है जो तुम्हारी फिटिंग का हो, क्योंकि जिसके कपड़े तुमने इस वक्त पहने हुए हैं वो तुम्हारी फिटिंग के बिल्कुल भी नहीं है। पल्लवी की इस बात को सुनते ही राहुल अपने सर को नीचे करके अपने कपड़ों की तरफ देखता है और फिर पल्लवी की तरफ जो अभी बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी, जिसको देखकर राहुल जोर से हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, मैं लेते आऊंगा। राहुल के जवाब को सुनते ही पल्लवी अपने सर को हाँ में हिलाकर तेजी से लाल चेहरे के साथ वहां से घूमकर भाग जाती है, जिसके इस क्यूट बिहेवियर को देखकर राहुल को अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती है, जिसके कारण बिना उसके ध्यान दिए ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जो खुशी से भरी हुई थी। फिर कुछ देर बाद सूरज के ढलते ही राहुल टनल सीक्रेट बेस के रास्ते से वहां से टाउन के लिए निकल जाता है, ताकि वो सेक्ट के किसी जासूस की नजरों में ना आ जाए। फिर किसी पहाड़ के पीछे से निकलते ही राहुल रात के अंधेरे में अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके तेजी से वहां से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए निकल जाता है। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि राहुल को वो टाउन दिखने लगता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसका साइज कुछ दर्जनों फुटबॉल फील्ड्स जितना होगा, जिसके बाहर के साइड बहुत ऊंची ऊंची प्रोटेक्शन वॉल्स दीवारें खड़ी कर रखी थी, जिसके आसपास पेट्रोल टीम को इधर से उधर घूमते हुए देखा जा सकता था। और जैसे ही राहुल उस टाउन के आसमान की तरफ देखता है तो उसे समय समय पर कई कल्टीवेटर्स अपनी तलवारों पर उड़ते हुए नजर आते हैं, जिसको देखकर राहुल अपने ब्लैक लॉन्ग कोट को पहनकर उस टाउन में एंटर कर जाता है,
जहां एंटर करते ही राहुल को टाउन में बहुत चहल पहल नजर आती है और कुछ ही दूरी पर उसे एक मार्केट नजर आती है। वो टाउन की मार्केट इस वक्त अलग अलग रंगों की रोशनी से बहुत ही ज्यादा चमक रही थी, जहां उसे कई अमीर लोग महंगे रेस्टोरेंट से निकलते हुए और कई कल्टीवेटर्स बार ठेके में आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त शराब को हंसी मजाक के साथ पीते हुए नजर आते हैं। उसे इस वक्त कई ची रिफाइनिंग स्टेज के शिष्य भी नजर आते हैं, जिन्होंने सेलेस्टियल सेक्ट की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिनको देखते ही राहुल वहां से सेफ्टी रीजंस के चलते जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उनके आसपास कोई ताकतवर कल्टीवेटर भी हो सकता था। अभी वो वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे उन शिष्यों के ग्रुप में एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, जिसको यहां देखकर राहुल हैरान हो जाता है। असल में राहुल ने अभी अपने सामने रेखा को देखा था, जिसने उसका स्वागत इस दुनिया में लगभग मूत्र विसर्जन से ही कर दिया था। अभी वो ऐसे ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ था कि तभी रेखा और उसके साथी कल्टीवेटर्स राहुल की साइड से गुजरते हैं, और रेखा को उसको सामने से भी ना पहचानते देख राहुल हैरान हो जाता है। पर फिर अपने ऊपर पहने हुए ब्लैक लॉन्ग कोट को देखते ही राहुल ये समझ जाता है कि रेखा ने उसको क्यों नहीं पहचाना। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा और उसके साथी शिष्य राहुल की बगल से गुजरते हैं तो उन्हें राहुल से बहुत ही तेज प्रेशर महसूस होता है, जिसके दबाव से रेखा और बाकियों का ध्यान राहुल पर चला जाता है, जिसको देखकर राहुल उन सब के पीछे पीछे चलने लगता है। और अब उसे अपनी सच्चाई के सामने आने का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि जब रेखा ने उसे सामने से देखकर भी नहीं पहचाना तो अभी उसके पीछे चलने से कैसे पहचान पाएगी। फिर कुछ कदम चलने के बाद राहुल को उनके बातें करने की आवाज सुनाई देने लगती है। क्या खतरनाक हो रहा है। इस शख्स ने वैसे तो बहुत अजीब कपड़े पहने हुए हैं, पर किसे पता था कि इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा अप होगी कि हम इसकी कल्टीवेशन का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। हाँ, सही कहा, ये कल्टीवेटर जिसके साइड से हम अभी गुजरे थे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मुझे तो उसके साइड पर होने से ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अभी वो राहुल के ऑरा से डरकर बात कर ही रहे थे कि तभी राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। और इस नोटिफिकेशन को सुनते ही राहुल खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मैंने सही अनुमान लगाया था, ये सच में ऑटोमेटिक सख्त एक्टिंग करने की मशीन है। हा हा हा। अभी वो खुश हो ही रहा था कि तभी उसे दोबारा से उनकी बात करने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हाँ सच, तुम लोगों ने सुना कि हमारे सेक्ट के मेंबर्स को आज कुछ हो गया है? हाँ, मैंने सुना है कि जो लड़का हमारे सेक्ट के द्वारा वांटेड किया गया है वो अभी पैन गांव में ही छिपा हुआ है, जिसका पता लगते ही हमारे सेक्ट ने कई एल्डर्स को उसे पकड़ने के लिए भेजा था, जिसमें से आज सिर्फ 2 ही शिष्य बचकर वापस आ पाए हैं। बाकियों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। मैंने भी ये अपने सीनियर्स से सुना है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो वांटेड लड़का किसी ताकतवर कल्टीवेटर विक्रांत का शिष्य है, जिसके सामने हमारे सेक्ट लीडर भी एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी तरह उन शिष्यों में राहुल को लेकर डिस्कशन होने लगता है, जिसको सुनकर राहुल के कदम धीरे हो जाते हैं और वो हैरानी से बोलता है, क्या मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और मैं किसी फेमस और ताकतवर विक्रांत नाम के कल्टीवेटर का शिष्य हूं? ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं पता थी। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राहुल को कोई इस ब्लैक लॉन्ग कोट पहने हुए पहचान पाएगा या नहीं? और अब राहुल कैसे करेगा सख्त एक्टिंग करने के इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।